सबसे पहले ब्राह्मण समाज जगो। आरएसएस ने तुम्हें दंगाई बना दिया है, हाथ में फरसा पकड़ा दिया है। ब्राह्मण का बच्चा अब दंगा करने जा रहा है। इंडियन रिपब्लिक का, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा लाभ किसी ने लिया है इस देश में, तो वो सवर्ण और खास तौर से ब्राह्मण समुदाय। लाख से ज्यादा स्कूल आरएसएस बीजेपी ने बंद कर दिया है। नौकरियां खत्म हो रही है। पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन छीन लिया। ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आते आते सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय खोला। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दे दिया है, या भारत रत्न का कोई मतलब है। आप दिल्ली आइए, सुलभ इंटरनेशनल में घूमिए जरा सा, वहां पर्ची काटने वाले लोग हमारे बिहार के ब्राह्मण लोग, ये पहुंचा दिया आरएसएस आपको। अब मोदी जी ने क्या किया है, बाबा साहब के सामने झुकेंगे, ऐसे झुकेंगे और उनके विचारों को दफन कर देंगे। लेकिन ये लड़ाने भिड़ाने का काम ये आरएसएस प्रोजेक्टेड है, इससे बचने की जरूरत है। चुनाव लड़ा गया था बाबू जगजीवन राम के नाम पर, तो क्या जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग ये बताएंगे कि जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए? हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं सब तो राष्ट्र पुरोहित बनोगे नहीं। बाबा साहब की जयंती पे बाबूजी गए थे बोलने, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे थे, 4-5 लाइन सुनाऊंगा खाली। कह रहे हैं मैं यहाँ भारत के एक ऐसे महान, मीनाक्षीपुरम में दलित को तालाब से पानी नहीं पीने दिया। शिक्षा रोजगार का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल था और उसको बनाने में बाबूजी अग्रणी के सबसे टॉप लीडर के रूप में जाने जाएंगे। आप सभी को बाबूजी की जयंती मनाने के लिए बहुत बधाई। और मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा था कि बाबूजी की जयंती धूमधाम से कांग्रेस पार्टी मनाए, और मुझे लगता है 1-2 साल पहले मैं अंदर बैठा हुआ था तो इसमें मैंने चर्चा भी की थी। अजय जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी उस समय, अविनाश जी से हो पाई थी। पिछले साल बिहार में भी मैं था, अंशुल साहब मिले थे हमसे वहाँ प्रोग्राम में। उस समय भी मैंने यह राय दी थी कि बाबूजी की जयंती जोर शोर से मनाई जानी चाहिए, और उसका लॉजिक है हमारे पास। मैं देश भर में घूमता रहता हूँ यदा कदा। आप जाइए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर शहर के चौराहे पर बाबूजी की लंबी लंबी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हर जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। हिंदी प्रदेश में क्यों नहीं? ये सवाल मेरे चिंतन का, मनन का, शोध का, अनुसंधान का, ये मेरा प्रस्थान बिंदु था। मैंने बाबूजी पे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश की, और मीरा जी जब लोकसभा अध्यक्ष थी तो उससे बाबू जगजीवन राम कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम निकला था, कॉमेमोरेशन वॉल्यूम, अंग्रेजी में हिंदी में सारे भाषाओं का संकलन, वो मैंने मंगवाई है। और मुझे लगता है अंशुल साहब हमारे हम उम्र हैं, बराबर हैं, अभी बाबूजी पे जितना काम होना चाहिए था, शोध होना चाहिए था, वो शायद अभी यात्रा बाकी है। बाबूजी के कंट्रीब्यूशन पे जितना एनालिसिस, डिबेट होना चाहिए था, वो नहीं करके उल्टा पुल्टा कहानी सब बनाना शुरू कर दिया, उल्टा पुल्टा कहानी। मैं तो कह रहा हूं अजय जी, नॉट ओनली दलित, इट इज द एंटायर मिडिल क्लास इंक्लूडिंग ब्राह्मण क्रिएटेड बाय बाबू जगजीवन राम और इंदिरा जी। पुनिया साहब तो IAS अफसर बने थे 70 के दशक में, मेरे से ज़्यादा बेहतर वो बताएंगे कैसे फेलोशिप मिल रहा था, फ्रीशिप हो रहा था, पकड़ पकड़ के नौकरियां मिल रही थी, IIT, IIM, कहाँ मेडिकल कॉलेजेस, सब पकड़ो पढ़ाओ सबको, सब हो रहा था। तो हमारे कई साथी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं वो कहते हैं कि ये सब तो बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान कर दिया था, इस वजह से हुआ। हमने बहुत बढ़िया, लेकिन बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब के बारे में क्या बोला था ये भी तो जानना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान संविधान में है, तो अभी भी तो संविधान है, तो अब खत्म क्यों हो रहा है? अब फेलोशिप खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही, फ्रीशिप खत्म हो रहा है, तो संविधान तो अभी भी है, खत्म क्यों हो रहा है? इसमें बहस हो, तो इसमें बहस नहीं करेंगे। खाली हमारे राजनीति में खाली 2 ही पोस्ट दिखता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर है। 2 पोस्ट सिर्फ CM और PM, और सोशल मीडिया में जाके देखिए
तो बाबूजी के बारे में कहा जाएगा कि इनको कांग्रेस पार्टी ने पीएम नहीं बनाया। क्या ऐतिहासिक रूप से ये बात सत्य है? क्या किसी ने कोई किताब पढ़ी, कोई पेज देखा कि क्या हुआ था 60s के दशक में, 70 के दशक में क्या हुआ था? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। कांग्रेस ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दे दिया है कि अब भारत रत्न का कोई मतलब नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया है। तो मैं आज चाहता हूं, बाबूजी 69 में कांग्रेस के अध्यक्ष और उनका भाषण में लेकर आया हूं, उतना वक्त नहीं है इसमें से सुनाने का, लेकिन हर कांग्रेसियों को ये उनका भाषण, अध्यक्षीय भाषण 1969 का पढ़ना चाहिए कि बाबूजी ने क्या कहा था 1969 में और क्या इंदिरा जी ने उनको फॉलो किया था कि नहीं किया था। कि इन्हीं के भाषण, इन्हीं के फिलॉसफी, और फिलॉसफी आ रहा है पूरा ट्रेडिशन। भाई मैं दलित पॉलिटिक्स में लैंडमार्क अगर मानता हूं तो गुरु रविदास है, बाबा साहब है, बाबू जगजीवन राम है। रियल जो प्लेयर है, जो फील्ड में खेल रहे थे, कैसे दलित को एम्पावरमेंट किया जाए। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे नौकरी में लाया जाए, ये तमाम बातें थी। कांशीराम जी हुए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किए, बहन जी हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के प्रतीक हैं। लेकिन आज उन पे इसलिए नहीं बोलूंगा कि उनकी पॉलिटिक्स कहाँ गई, ये समाज अपना मूल्यांकन करेगा, समय के साथ समाज मूल्यांकन करेगा। मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ कि आगे जो बार बार दलित राजनीति में सीएम पीएम की बात होती है। आपको पता है कि शास्त्री जी के निधन के बाद प्रोमिनेंट 3 पीएम के उम्मीदवार थे, 3, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और इंदिरा जी। कामराज साहब ने मना कर दिया था कि मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है और हिंदी भी नहीं आती है, इसलिए मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं। 3 उम्मीदवार थे, जिसमें बाबूजी थे, इंदिरा जी थी और मोरारजी देसाई, और नीलम संजीव रेड्डी भी थे। उनकी भी कहानी सुना दूंगा। बाबूजी ने इंदिरा जी के पक्ष में अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो चूंकि मोरारजी देसाई कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी माने जाते थे, दक्षिणपंथी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा तो इंदिरा जी हार जाएंगी और मोरारजी देसाई पीएम बन जाएंगे। तो उन्होंने विड्रॉ किया। फिर आइए, देखिए बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े मिस्टेक्स भी होते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, कई मंचों से कह चुका हूं कि बाबा साहब अगर कैबिनेट से रिजाइन नहीं करते, जैसे हमारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाते हैं, जैसे बाबा साहब और बाबूजी कैबिनेट में जब बैठते थे ना तो खाली झगड़ा करते रहते थे। इनको पता ही नहीं है कि दोनों व्यक्ति के बीच में पत्राचार होता था। 1935 में जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट छपी, बाबूजी ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखा कि मैं इस किताब का हिंदी अनुवाद करना चाहता हूं। 35 की बात कर रहा हूं मैं। जब बाबूजी कैबिनेट में लिए गए तो बाबा साहब ने पहला बधाई संदेश भेजा, पहला संदेश भेजा। हमारे दलित पॉलिटिक्स में क्या किया कि बाबा साहब और बाबूजी जैसे झगड़ा करते रहते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों अच्छे मित्र भी थे। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो उसे परिवहन मंत्री, हवाई जहाज के मंत्री बाबूजी थे। उन्होंने हवाई जहाज की व्यवस्था की जाने। लेकिन ये लड़ाने भिड़ाने का काम ये आरएसएस प्रोजेक्टेड है, इससे बचने की जरूरत है। एक के बरक्स दूसरा खड़ा कर दो, इसके बरक्स दूसरा खड़ा कर दो, ये आरएसएस का है। और मैं बगैर दस्तावेज के कोई बात नहीं करता। बाबूजी का भाषण है 1983 का, मद्रास में मैं लेकर आया हूं, बाबा साहब की जयंती में भाषण। और क्या शानदार भाषण है उनका, अंग्रेजी में दिया गया भाषण है। तो 77 में बाबूजी ने कांग्रेस छोड़ दी, फरवरी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उस समय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं कि जब जो मूवमेंट था इंदिरा जी के खिलाफ, उस भारत के इतिहास में देश के खिलाफ पहला विद्रोह था वो, मैं ये मानता हूं। पुलिस फौज सबको कहा गया था कि आप इंदिरा जी की बात मत मानो, सीधा कहा गया था और इसके प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध है। सारे जनता पार्टी के नेता सब जेल में बंद थे।
किसके नाम पे चुनाव लड़ा गया था? बाबू जगजीवन राम वॉज दी पोस्टर बॉय। जे बम बोला गया था, जे बम, 3J, जगजीवन, जयप्रकाश और जनता पार्टी। चुनाव लड़ा गया था बाबू जगजीवन राम के नाम पर। तो जनता पार्टी से या चाहे जयप्रकाश बाबू से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबूजी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे। तो क्या जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग ये बताएंगे कि जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये सवाल उनसे पूछिए। मैं तो कहता हूं कई बार अविनाश जी कि हमारे लोग सवाल नहीं पूछते। जयप्रकाश जी, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये लोग सब सरकार में थे। वो जवाब दें कि जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था, सरकार बनते ही मुरारजी देसाई ने किनारा कर दिया। ये इतिहास नहीं पता होगा ना, इसलिए इतिहास से संघ सरकार ना भाजपा वाले बहुत डरते हैं। अडवाणी भी उस सरकार में थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी उस सरकार में थे, सब लोग थे। दूसरी बात, जब मुरारजी देसाई ने जब रिजाइन किया तो सबसे बड़े नेता कौन थे? जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। इनको क्यों नहीं न्योता दिया गया? तीसरी बात, जब चौधरी चरण सिंह रिजाइन किए, संसदीय दल के नेता थे बाबू जगजीवन राम। वो नीलम संजीव रेड्डी के पास गए, उन्होंने हाँ हाँ करते करते फाइनली संसद भंग कर दिया। ये सवाल जनता पार्टी से और उसके साथ जो लोग थे उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिनके नाम पे चुनाव लड़े थे उनको पीएम क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, शायद मीरा जी को याद होगा, 80 में इंदिरा जी ने उनको ऑफर भेजा था। ऑफर संजय गांधी मीडिएट कर रहे थे कि बाबूजी आप पार्टी में वापस आ जाइए, आप जो बोलिएगा वही बनाएंगे, पीएम बनाएंगे। 80 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय बाबूजी के आसपास मुरारजी देसाई और कई उनके शागिर्द लोग घेरे रहते थे। बाबूजी नहीं गए, नहीं तो पीएम बनाती है, बोली इंदिरा गांधी पीएम बनेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं बोलते। ऑफर था खुला। तो ये सवाल हमारा समाज पूछे। बाबा साहब ने कभी पीएम बनने की बात नहीं की, बाबू जगजीवन राम ने पीएम बनने की बात नहीं। अवसर है, क्या नहीं बनेगा कोई भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बाबा साहब ने भी ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट 1942 में जब लॉर्ड लिथगो को उन्होंने मेमोरेंडम दिया था तो उन्होंने लिखा था कि हमारे समाज के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो जीवन मरण का प्रश्न है, वह शिक्षा और रोजगार का सवाल। क्या? शिक्षा और रोजगार। दस्तावेज उठा के देख लीजिए, बाबूजी के भाषणों में भी बार बार वो बात है, शिक्षा, रोजगार, स्कॉलरशिप, फेलोशिप। आज हमारा समाज गुमराह हो गया है। लाख से ज्यादा स्कूल आरएसएस बीजेपी ने बंद कर दिया है। नौकरियां खत्म हो रही है। पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन छीन लिया, इंदिरा जी ने पेंशन दिया था। मैं कई बार बोलता हूं कि सबसे ज्यादा लाभ इंडियन रिपब्लिक का, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा लाभ किसी ने लिया है इस देश में, तो वो सवर्ण और खास तौर से ब्राह्मण समुदाय। SC ST को तो रिजर्वेशन से थोड़ा सा मिला ना, बाकी तो जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, BHU, पूरा इंटायर BHU, मैं काम किया हुआ जाके PhD, सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जहां जाएंगे तो वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? मेरे दोस्त रविकांत है, पता नहीं आए नहीं आए, बड़ा एक प्रतीक कहते हैं, जो मैं थोड़ा ठेठ लहजे में कहता हूं, क्योंकि बिहार का हूं तो थोड़ा ठेठ लखनवी अंदाज हमारे पास नहीं। तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पेन, कलम और सरस्वती को प्रतीक बनाया, तो उन्होंने एम्स खोले, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, पढ़ाया सबको, नौकरी दिया।
इंदिरा जी ने तो भरपूर नौकरी दी, सारा बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, पब्लिक सेक्टर खड़ा किया, रजवाड़े खत्म कर दिए, पेंशन दिया। तो एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने ब्राह्मणों को विद्या का रास्ता दिखाया पढ़ने का, और एक कॉमनल राइट विंगर फासिस्ट प्रो कैपिटलिस्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आते आते सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट मंत्र खोला। डिसइन्वेस्टमेंट, पेंशन छीन लिया। अब यहां बहुत सारे पुराने साथी हमारे बैठे हुए हैं, पेंशन तो मिल रहा होगा ना, और उसी पेंशन के पैसा से बेटा आपका पेट्रोल डलवाता है बाइक में। छीन लिया गया सब कुछ। और तभी मैं कह रहा हूं सबसे पहले ब्राह्मण समाज जगो। आरएसएस ने तुम्हें दंगाई बना दिया है, हाथ में फरसा पकड़ा दिया है। ब्राह्मण का बच्चा अब दंगा करने जा रहा है, झंडा फहराने जा रहा है बहराइच में, गोली खा रहा है। तो अगुआ जो समाज का दावा करते हैं, पहले वो सोचे कि आपका बच्चा कहां जा रहा है। एक बार चेक कीजिएगा, पूछिएगा कि दिन में जाएगा, लाठी तो नहीं चला रहा है, फरसा तो नहीं चला रहा है। तो सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी सब खत्म कर दिया है, और उसी को बाबू जगजीवन राम, इंदिरा जी वही बना रहे थे। कई बार हमसे पूछते हैं लोग, बोले यहां कई लोग बैठे होंगे जिसका पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी होगा, दलित लोग, कैसे मिला? 10-10 लाख रुपए आ रहे हैं महीने के, 10-10 लाख महीने आ रहे हैं। जो गैस एजेंसी चला रहा है, पेट्रोल पंप चला रहा है, पूछे उनसे। अब मोदी जी ने क्या किया है? बाबा साहब के सामने झुकेंगे, झुकेंगे और उनके विचारों को दफन कर देंगे। और इंडियन ऑयल अडानी गैस लिखा हुआ आता है, चेक कर लीजिएगा तनु साहब, इंडियन ऑयल अडानी गैस। तो संविधान तो अभी भी है, आरक्षण तो अभी भी है, लोग कहां ये बताओ। मैं ओएनजीसी के प्रोग्राम में था, नेहरू जी ने बनाया था 1956 में, और बाबा साहब का आइडिया था। 30,000 स्टाफ होते थे, आज घट के 22,500 हो गया। हम लोग उसमें से 22% मान लो SC ST, 10% 15% OBC से ज्यादा नहीं होगा, तो 60% कौन? 20,000 लोग के घर में 1-1 लाख रुपए जा रहे हैं, 1-1 लाख। कैलकुलेट कर लीजिए कितना अरब रुपए आपके घर में हर महीने जा रहे हैं। अब मोदी जी सबको जो प्राइवेटाइज कर देंगे तो सब 35,000 पे काम करेगा। आप दिल्ली आइए, सुलभ इंटरनेशनल में घूमिए जरा सा, वहां पर्ची काटने वाले लोग हमारे बिहार के ब्राह्मण लोग, ये पहुंचा दिया आरएसएस आपको, ये क्या है। और अभी भी आंख नहीं खुल रही है हमारे समाज को। खास तौर से मैं कह रहा हूं, इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा लाभ लिया इस देश में तो आरक्षण के थ्रू SC ST पहले मिला, और उसके अलावा सवर्ण समाज ने लिया, खास तौर से ब्राह्मण। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब तो राष्ट्र पुरोहित बनोगे नहीं, सब तो नहीं बनोगे, तो कुछ लोग को ये टिक टिक चलाना पड़ेगा, चाइनीज वाला साइकिल, कुछ को सुलभ इंटरनेशनल में काम करना पड़ेगा, कुछ को मजदूरी करना पड़ेगा। तो जो बनाया गया था, और स्पेशली मैं कह रहा हूं बाबू जगजीवन राम का जो कंट्रीब्यूशन, और इंदिरा जी सुनिए, अरे बाबा साहब थे तो इंदिरा बाबूजी कहती थी, बाबूजी, दैट वाज ए ग्रेट ऑनर, बाबूजी। और बाबूजी और बाबा साहब के बारे में जिन लोगों ने कंफ्यूजन फैलाई, वो किताब मेरे हाथ में है, 1983 का मद्रास का भाषण पढ़ लें। बाबा साहब की जयंती पे डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब की जयंती पे बाबूजी गए थे बोलने, और ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे थे, 4-5 लाइन सुनाऊंगा खाली। कह रहे हैं, मैं यहां भारत के एक ऐसे महान सपूत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे तथा देश की दलित मानवता के महान अगुवा थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मौलिक सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया। संविधान सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों की बुद्धि का समन्वय करके उन्होंने लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया।
दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर दिसंबर 1956 में दिवंगत हो गए। आरक्षण की पूरी कार्यवाही और संरचना बाकी थी, आरक्षण लागू नहीं हुआ था। अभी थ्योरेटिकल एक सैद्धांतिक जामा बनाया गया था। मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया। मतलब कंकाल बना हुआ था, स्केलेटन था, बाबूजी ने उसमें ब्लड और फ्लेश डाला। ये है कंट्रीब्यूशन। आज आप प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं ना। प्रमोशन में 1957 की कहानी सुनिए। 1957 में रेल मंत्री थे बाबूजी, और उन्होंने लिखा है, उस भाषण में कहा कि मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति में, प्रमोशन में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। इस पर सवर्ण मुलाजिमों ने मद्रास हाईकोर्ट में केस किया। मैं हार गया केस। मैं सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में मैं केस जीता। 1957 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन बाबूजी लागू करवा दिए थे। यह बात आपको नहीं बताएगा, खाली एमएलए एमपी सीएम पीएम करवाएगा। अरे कितने लोग एमएलए बनेंगे? यहाँ 403 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 403 लोग ही एमएलए बनेंगे ना। लेकिन नौकरी तो 5 लाख लोग कर सकते हैं, बिजनेस 10 लाख लोग कर सकते हैं। हमारे समाज के एजेंडा पर ये शिक्षा और रोजगार क्यों नहीं है, जिसके लिए बाबूजी आजीवन लड़े। बीएचयू का भाषण सुनिए, यूनिवर्सिटी में बीएचयू में उन्होंने भाषण दिया था। आज कोई जाके बीएचयू में बोल सकता है? वैसे सीधा उन्होंने बोला था कि अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करो। बीएचयू कह रहे हैं कि मैं जीता, और आगे कह रहे हैं कि मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि मैंने कैबिनेट के बगैर सलाह के, किसके? कैबिनेट के बगैर सलाह के मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट कर दिए। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, और उनके डिपार्टमेंट में क्लास 4 एम्प्लॉयज पूरा बाबूजी ने भर दिया। अमृत कौर जी गए नेहरू जी के पास, देखिए जगजीवन राम तो हमारे डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कर रहा है। तो नेहरू जी ने कहा, छोड़ो ना, क्लास 4 में ही तो कर रहा है ना। पानी पाड़े, छुआछूत मिटाने के लिए सारे स्टेशन में पानी पाड़े। सबको पेंशन भी मिल रहा होगा, मोदी जी सबको बेच रहे हैं, सारे नौकरी खत्म। पानी पाड़े, तनख्वाह मिल रही है भाई। जिनको छुआछूत मानना है उनसे पानी मत पियो। सारे दलितों को अपॉइंट कर दिया वहां पे, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अपॉइंट किया। ये सब महान काम थे, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे, जिससे उन्होंने पूरा ब्रेक किया। 1980 के दशक में गुजरात में जब मेडिकल कॉलेजेस में SC ST OBC का आरक्षण लागू हुआ था, 7%, 10% OBC के लिए 7% शेड्यूल कास्ट। भयानक अत्याचार हुआ था गुजरात में। बाबूजी ऑपोजिशन में थे, अकेले चले गए अहमदाबाद में, अकेले। एसपी ने मना किया, बोला कोई नहीं, 10-20 हजार लोग हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मैं कैसे रुक सकता हूं। छात्रों के बीच जाके बात करते थे। हमारे पढ़े लिखे साहब लोग, उनके बारे में भी इस भाषण में कि आप कुछ ना करें, आप सरकारी बाबू लोग हैं, आप क्रांति नहीं कर सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बच्चों को पढ़ाइए, एक बच्चा को सपोर्ट कीजिए। ये बात कह रहे हैं। मीनाक्षीपुरम में दलित को तालाब से पानी नहीं पीने दिया। महार सत्याग्रह का रेफरेंस देके बाबूजी ने कहा कि मैं चलूंगा आंदोलन करने। आज किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी के कैबिनेट में, कैबिनेट मिनिस्टर की वो औकात नहीं है जो बाबूजी संसद में रह के बिना पीएम बने हुए सब करके दिखा दिए। हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं खास तौर से 2 समुदाय को मैं एड्रेस कर रहा हूं अजय जी। एक तो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन, सबको जितने लोग बैठे नौकरी कैसे मिले बताओ मुझे पहले आप। एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी। पुनिया साहब ठीक कर रहा हूं नहीं, कि पोस्टल में जाऊं, कि पुलिस बनूं, कि रेलवे में जाऊं। मेरे जमाने तक
इवन राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। अब क्यों नहीं मिल रही? सब लोग को चाहिए दामाद कैसा चाहिए? सरकारी अधिकारी चाहिए। अब मोदी जी अधिकारी बनाना ही बंद कर दिए, जाओ। तब लड़कियां कुमारी रह जाएगी। अब लेट शादी हो रही है, पता कर लीजिए, 30-32 साल में शादी क्या हो रही है। ये हाल है। इसलिए बाबूजी को याद करना इसलिए जरूरी है कि पूरा मिडिल क्लास का, जो अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, उसको बनाने में कोई माइलस्टोन है तो बाबू जगजीवन राम नाम है, याद रखिएगा। हमारे मित्र हैं, लीडर हैं बिहार के, अरुण कुमार जी, आप जानते होंगे। तो मेरे घर आए थे एक दिन दिल्ली में, एक कहानी सुना रहे थे कि मेरे पिताजी बीमार पड़ गए, मैं बाबूजी के पास गया तो इलाज कहाँ हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो वहां उन्होंने भेजा और उस जमाने में 18,000 रुपया खर्चा हुआ था इलाज में। और जब अरुण जी जाके बिल पूछे तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि आपका बिल जो है ना पेमेंट हो गया है। तो किसने पेमेंट किया? बोला बाबू जगजीवन राम जी का फोन आया था। ये आप तो जाइए सांसद के यहाँ, वो पीए ही वहीं से टरका के भगा देगा। तो इसलिए उनको स्मरण किया जाना बेहद जरूरी है कि वो जो मिडिल क्लास बनाया गया था। मैं एक दिन भाषण दे रहा था, मैंने इमरजेंसी को डिफेंड कर दिया। ये इमरजेंसी जो है दलितों के लिए तो गोल्डन एरा था, कोई मारपीट नहीं रहा था, नौकरियां मिल रही थी, ये हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। तो वो सारा जो बना है, जो पैंट शर्ट कोट टाई लगा के चल रहे हैं ना, ये सिर्फ राजनीति से नहीं बना है, अफर्मेटिव एक्शन से बना है। शिक्षा रोजगार का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल था और उसको बनाने में बाबूजी अग्रणी थे, सबसे टॉप लीडर के रूप में जाने जाएंगे। एमएलए एमपी 10-20 बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाखों दलितों को नौकरियां मिले, करोड़ों युवा पढ़े, विदेश जाएं, फेलोशिप लें, ये हमारे एजेंडा पे है। मैं समझता हूँ अगर थोड़ा बहुत भी उस दिशा में मैं काम कर पाया तो मुझे लगा कि बाबूजी के लिए यही आदरांजलि होगी। शुक्रिया।